नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यूपीएचएससी 51 के अंडर में जो कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरव्यू होंगे उससे रिलेटेड कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग सके कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको आसानी हो। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को समझते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसे देखते हैं। देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड मॉडल का है। जैसे क्यों इसको हाइब्रिड कहा जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करके दिखाएं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट होता है या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस का जो है पूरा लिक्विड रेशियो या फिर करंट रेशियो कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि इन शॉर्ट आप बता सके छोटे छोटे शब्दों में। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है। अब देखेंगे कि क्यों यही पूछा गया। आपने रेशियो एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है, आप मान लीजिए नेट क्वालिफाइड है तो बहुत छोटी सी बात है, 11th क्लास से ही आप इसको देख रहे हैं। आप रेशियो एनालिसिस में आप देखेंगे कि करीबन 30-35 फॉर्मूले ऐसे हैं जो सीधे हैं, आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी में आपको सेल्स नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, या किसी में कह सकते हैं कि COGS और सेल्स का रिलेशन, या इस तरह से, मतलब सीधे हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS और फिर हम सेल से डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंट थोड़ा सा है, इसलिए ये पूछा गया था। तो इस सब्जेक्ट में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, आपसे थ्योरी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लास्ट ईयर का सारे एग्जाम्पल मैं वही दूंगा जो पीछे पूछे गए हैं, या कुछ नए हैं तो मैं बता दूंगा कि क्या है। जैसे कि 1881 का जो नेगोशिएशन एक्ट है उसके किसी 3 सेक्शन का आप डिटेल बता दीजिए। डिटेल मतलब 1-2 लाइन में आप उसको बता दीजिए। तो आप देखो कि 1881 नेगोशिएशन एक्ट जब हम स्टडी किए थे तो बहुत रेयर टू रेयर एक्ट को हमने निकाल करके फिर याद किया था। आप जानते हैं कि इतने सारे एक्ट हैं, उसको याद कर पाना कितना मुश्किल है। या आपके सब्जेक्ट में करंट भी पूछे जाते हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये करंट का है, लेकिन वो करंट पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सल बैंक एक पोस्ट होती है जो कि RBI देती है। जैसे कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसी तरह से यूनिवर्सल बैंक भी एक पोस्ट है, एक कह सकते हैं कैटेगरी है जो RBI प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक डिक्लेयर करने के लिए RBI ने क्या पैरामीटर बनाया है, मतलब कितने 100 या 1000 करोड़ उसके पास पैसे होना चाहिए जिससे कि हम उसको यूनिवर्सल बैंक डिक्लेयर कर सकें। कुछ और भी क्राइटेरिया है, लेकिन पैसा जो है ये मेन क्राइटेरिया है। आप कहेंगे कि ये करंट कैसे है, तो आप देखेंगे कि अभी ये 4-5 सालों से काफ़ी चर्चा में था, और लास्ट ईयर मतलब ये 25 है, 23-24 में जा कर के रिलायंस कैपिटल को RBI ने यूनिवर्सल बैंक डिक्लेयर किया है। वो फर्स्ट बैंक है इंडिया का जिसे यूनिवर्सल बैंक RBI ने डिक्लेयर किया है। तो ये क्या है कि लगेगा नहीं करंट का है, लेकिन ये करंट का टॉपिक हमारा रहता है। या करंट में एक और एग्जांपल जो सबसे शानदार है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, ये दो जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के वो 3 सेक्शन कौन से हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंस करने का प्लान बनाई है 25-26 में, या इनकम के वो 3 सोर्स हाईएस्ट कौन से हैं जहाँ गवर्नमेंट को पैसा मिलने के चांसेस हैं, या कौन सी मिनिस्ट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किए गए हैं,
कौन सा प्लान या स्कीम है जिस पर गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया है। इंडस्ट्री जो कि आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पर भी वो पूरा टॉपिक ही आपको अच्छे से रीड करना है कि इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या खास बातें हैं। जैसे कि किस कंट्री को गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है या किससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है। तो इस तरह की जो खास बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी कि करंट का भी मोड है। और एक जो है कह सकते हैं कि मिसलेनियस टाइप का, जिसमें आपका कभी कभी डायरेक्शन कहीं भी चला जाता है। जैसे आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, आपके किसी पर्सनल इशू को लेकर के, आपके जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च को लेकर के, या कुछ आपने अपने इंट्रो में ऐसा बता दिया जैसे मार्क्स वगैरह या एरिया या कुछ ऐसा, तो उस पर भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि हाइब्रिड टाइप का ये जो है आपका सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं जो हमसे पूछे जाने के चांसेज हैं, जिससे कि थोड़ा सा हम और जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उन टॉपिकों से अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप डिटेल इसका हम बात करेंगे ही। डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी टॉपिक आपको ठीक से कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके सब्जेक्ट से अगर बहुत ज़्यादा नहीं रिलेट कर रहा है तब भी करंट इशू के तौर पे ये बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर है। तो 2017 फर्स्ट जुलाई से लेकर के अब तक जो प्रोसेस हुए हैं उसको आप देख कर चलें। जैसे कि से इसकी काउंसिल क्या है, आर्टिकल 279A क्या है, इसके मेंबर कैसे डिवाइड होते हैं। आप जानते हैं कि सेंट्रल स्टेट इक्वल डिवीज़न होते हैं, सेंट्रल में 2 होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, एक जो है स्टेट मिनिस्टर, और बाकी अदर जो है 50% रेशियो स्टेट का होता है। तो उसके जो भी पार्ट होते हैं उसमें से कहीं से भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो पूछे जा सकते हैं। हर बार जीएसटी में कुछ न कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे कि इस बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने इशू किया था जिन पर जीएसटी जीरो की गई थी या फिर कम किए गए थे। जैसे कि किसी के डेथ पे हुआ, इस ETC इस टाइप के, तो वो सब चीज़ें अगर करंट में आ रही हैं तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। एक जो है यूएन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए प्रमुख दावेदार है। अब ये क्यों पूछा गया, आप जानते हैं कि सिलेबस में आपका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेट करता है, करंट में भी है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी साथ में काम कर रही हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हुआ, ब्रिक्स हुआ, या अभी नाटो वगैरह चल रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि भारत अपना जो पोजीशन है वो कहाँ पाता है, उस पर ये क्वेश्चन बार बार उठ के आता है कि कोई इशू हुआ तो चाइना रोक लगा सकता है, इंडिया नहीं लगा सकता। तो क्या हमें यूएन को पूरी तरह नेगलेक्ट कर देना चाहिए या पूरी तरह से उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं सोशल मीडिया, न्यूज़ में, एग्ज़ामों में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फंड फ्लो स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है तो इसको किस साइड दिखाया जाएगा। ये है तो वैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन, अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो काफ़ी आसान ये चैप्टर है, क्योंकि जब आप फंड फ्लो प्रिपेयर करते हैं फाइनल स्टेटमेंट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में सेल ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन पर प्रॉफिट जो है, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सभी का डायरेक्शन या फिर कह सकते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह कहाँ पे रखते हैं। तो ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन कभी कभी रिवीजन छूट जाने की वजह से हम इसमें गलतियां कर देते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको रिवाइज करके रखें ताकि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर लागू नहीं होता, ये बड़ा चैप्टर है। आप जानते हैं कि इसके कर्व वगैरह भी हो सकता है कि आप अगर टीचिंग में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसके ग्राफ बनते हैं और कह सकते हैं कि प्रभाव डालते हैं कि आपको ग्राफ पे भी पकड़ है, कर्व वगैरह जो है इसमें ठीक से बन जाते हैं।
तो कुछ ऐसे कह सकते हैं एक्सेप्शन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लागू होती। आप उनकी लिस्ट एक दो तो आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छी 4-5 अगर बन पाए तो आप उनको बना लीजिए। जैसे कि कोई ड्रिंक करता है उस पर लागू नहीं होगा, पैसे की अर्निंग करते हैं तो उसमें भी ये लागू नहीं होता। तो इस तरह से आप उनकी लिस्टिंग बना लें। जस्ट वेट। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट की अभी कंडीशन क्या है? आप जानते हैं कि ये एक ड्यूरेशन या सिलसिले के तौर पे चला है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ये करीबन 1970 से ही इस पर काम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन 1990 के बाद जो है पहली बार इस कन्वर्जन को एक्सेप्ट किया गया, वो भी सिर्फ करेंट अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे अभी लागू नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन अभी क्या है और क्यों नहीं है, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आप उसको देख के रखें, थोड़ा सा आसानी होगा आपको। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में क्या कुछ संविधान में भी कहा गया है? अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ लिंक हुआ है। दरअसल ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं अब पॉलिटी में नहीं इंटरेस्ट रखेंगे कि पॉलिटी में हमारा क्या है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से रिलेट करती है। जैसे कि इंडिया में ट्रेड करने की जो आज़ादी है, तो ट्रेड है तो थोड़ा सा हम उसका आर्टिकल देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 हम देख सकते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 एंड 43A, ये सभी आर्टिकल ऐसे हैं जिसका रिलेशन कॉमर्स के साथ डायरेक्ट होता है। या आर्टिकल 279A और भी हैं, मतलब जो कि कॉमर्स के साथ रिलेट करता है। तो इन आर्टिकलों को आप देख के चले। जैसे 79A जीएसटी से रिलेटेड है, 43A इसमें लिखा गया है साथ साथ बिल्कुल क्लियर में कि लेबर वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि जो लेबर ग्रुप वगैरह बनते हैं उनको आज़ादी दी गई है इसमें। तो ये आप जानते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड है। जब आप ओबी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वगैरह में भी आप देखेंगे कि ये डिटेल में इसकी बात की गई है। या कह सकते हैं कि फ्योल और हेनरी का जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर बेस पार्टिसिपेशन की बात होती है। तो क्या आज़ादी के बाद हमने इस महत्व को समझा या नहीं समझा, वो हमें ये आर्टिकल बताता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें लिंक हो जाती हैं जो हमें बहुत आगे या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे कर सकती हैं, तो जानकारी होनी चाहिए इस पर। सिडबी की उपलब्धियां क्या हैं अब तक, जो है अचीवमेंट क्या रहे हैं। अब देखो सिडबी हमने अच्छे से पढ़ा है कि हाँ सिडबी है, इस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, इस तरह से स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हेल्प करती है। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो है काम इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन अभी राइट नाउ अचीवमेंट क्या है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम लिस्ट में क्या क्या बनाएं, और एक दो ऐसे शब्द बोलते हैं जो ऐसा लगता है कि हम जनरेट करके बना रहे हैं। जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री को हेल्प हुआ है, इससे जो है इंडिया ग्रोथ की है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो आप बस अनुमान से बता रहे हैं, जो कि ज़रूरी है बताना भी, ब्लैंक नहीं करना है। लेकिन अगर आप जो जो सिलेबस में दिया हुआ है उनकी कुछ अचीवमेंट, कुछ वर्क, फंक्शन हम कर लेते हैं तो आसानी होगा बताना हमें। टी टेस्ट और एफ टेस्ट में क्या डिफरेंस है? ये देखिए जितने ये टेस्टिंग वाले पार्ट है, स्पेशली जो सिलेबस में दिया हुआ है, इनसे कई तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। टी टेस्ट एफ टेस्ट में क्या अंतर है, स्टूडेंट टेस्ट कैसे स्पेशल है, या एफ टेस्ट में क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्यों जो है इतना यूजफुल है। वो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कंपेयर के तौर पे कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो जो हमारा कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं कि ये दोनों रूप में करंट और कंप्यूटर दोनों के साथ टच करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी नहीं है। इसके इतने सारे पार्ट हमारी लाइफ से जुड़ चुके हैं जिनका हम यूज भी करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मूवी या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा कैसे हम प्रेजेंट करें उस फॉर्म में आप इसको ज़रूर रेडी कर लें कि क्या है। क्या एलपीजी का लाना भारत की मजबूरी थी? लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
इसमें जो चारों पार्ट हैं, एक तरह से सिर्फ एलपीजी नहीं, जीएलएमपी हम इसको कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी, कि इन्हें लाना क्या भारत की मजबूरी थी या और भी कुछ था। इसका बैलेंस आंसर आप दे सकते हैं। वो आप जैसे जैसे बताएंगे, बोलेंगे, तो जो भी आपको गाइड करने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ, किसी भी तरफ हमें कैसे झुकाव रखना है और किस लेवल तक रखना है। थोड़ा सा आसानी होगी आपको उससे। तो अभी देखिए बहुत सारे लिस्ट हैं, क्योंकि कैंडिडेट इतने सारे गए, सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। किन्हीं से मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन आसान पूछे गए, 3-4 बहुत ज़्यादा टफ पूछे गए, 1-2 मॉडरेट टाइप में पूछे गए। तो उनमें से कई कैंडिडेट होते हैं जिनको कुछ याद भी नहीं रहता, मतलब 1-2 क्वेश्चन फॉरगेट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने अच्छी लिस्ट यहाँ बनाई है उन स्टूडेंट से बात करके कि आपसे क्या पूछा गया था, आपने क्या इसका आंसर दिया, फिर मार्क्स उनका देखा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इनको कैसे कैसे जो है हम अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इंट्रो से लेकर, यानी कि जब आपकी एंट्री होगी पैनल में, वहाँ से लेकर और एग्ज़िट तक का सब्जेक्ट और अदर थिंग्स पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे आप उसको वहाँ पर रखेंगे, इस पर अगर ठीक से अभ्यास कर ले तो मेरा मानना है कि 25 प्लस आसानी से ला सकते हैं। 27 तक मतलब मुश्किल नहीं है। उन्हें ज़्यादा बच्चों को 27 देने में भी दिक्कत नहीं है, बस उस तरह का उन्हें पर्सनालिटी मिल जाए तो मार्क्स वो देते भी हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कंसर्न करिएगा। नंबर है या आप थंबनेल पे देख लेंगे, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कॉल करके या फिर मैसेज करके, बहुत कम ज़रूरी हो तो आप मैसेज से पूछ लीजिएगा, और आप जुड़ सकते हैं। अगर अभी आप हमारे मॉक इंटरव्यू के साथ जुड़ते हैं तो आपको कम से कम 24 जून का डेट मिलेगा, उससे पहले अभी चांसेस नहीं है। ठीक है, आज का डिस्कशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।